नमस्कार, मैं मंदार फंसे और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। नेशन नाउ में आज हम चर्चा करेंगे नेताओं को लेकर, क्योंकि नेता है तो चुनावी फायदे के लिए सिर्फ घुटने नहीं टेकते बल्कि मुंह के बल कीचड़ में गिरने से भी इन्हें झिझक नहीं होती। चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे करेंगे और फिर चुनाव के बाद वादा खिलाफी। ये सब तो नेताओं के नाम के साथ जुड़ा है ही, लेकिन देश के नेता जवानों की जांबाजी पर भी अब सवाल करेंगे, राजनीति करेंगे। शायद ये किसी ने नहीं सोचा था। पाकिस्तान में बालाकोट पर आतंकियों पर गोला बारूद बरसाने वाले हमारे जवानों को तब तनिक भी तकलीफ नहीं हुई जो अब इन नेताओं की ओछी राजनीति से हो रही है। दुख की बात यह है कि कोई छोटे नेता नहीं बल्कि बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं द्वारा ये गंदी राजनीति का दंगल खेला जा रहा है। शर्म करो नेताओं, कम से कम जवानों की जांबाजी पर शक तो मत करिए। नेताओं की इसी राजनीति पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक झलक नेताओं की ओछी राजनीति की। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है, तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇನೆ ಮೋದಿಯವರ ಪರವಾದ ಅಲೆ ಹೇಳಕ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ। ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾಳೆ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ। In fact, the Prime Minister should in fact answer one question. How is it that the international media, which includes the Washington Post, the New York Times, the Guardian, the Daily Telegraph, the Jane's Information Journal, Reuters, while all these international agencies are saying that there is no proof of militants being killed at Balakot? Is it that the international media is pro-Pakistan? परंतु मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकारे बरोबर 13 દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓનો શોધ, એક પણ કેઝ્યુઅલિટી વગર. Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. It's very sad to see how the political bickerings are taking place. They're trying to politicize the whole airstrikes issue. I want your viewers to think for a second that what do we mean by the airstrike? And this my message is to all the politicians out there, that does airstrike will only be counted valid if we have certain figures of those who are killed? The aim was to enter the enemy airspace. We entered the hostiles airspace deep into the territory, midst of the night. We didn't give a chance of their air force to react. And we hit the target, as the air chief said. And for me, the words of air chief were sacrosanct. For any army officer or air force officer or their families, the word of the chief are sacrosanct. And I think this should end the debate. और आपने देखा होगा कि किस कदर से ये राजनीति अब तुल पकड़ी हुई है, और खास करके लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं नेताओं को लेकर। क्या ये राजनीति का विषय है? क्या जिस तरह से एक बहुत ही पेचीदगी में फंसा हुआ जो मामला था, अब तक उस मामले को एयरफोर्स ने जिस तरह से निपटाया है, क्या वो सटीक नहीं था? कई सारे सवाल हमें पूछने हैं और उसके लिए हमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ आसिफ बामला जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन हमारे साथ जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। और कुर्बान अली जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले सवाल आसिफ बामला आपसे हैं। जिस कदर से ये पूरी राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में ये राजनीति इस तरह की बयानबाजी और तुल पकड़ेगी और ओछे तरीके से सामने आएगी? देखिए, पुलवामा अटैक के बाद जो देश की नीति रही, उसमें सबसे पहले तो मैंने कहा अभिनंदन उन वीर जवान का, अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन विदेश मंत्री जी का, अभिनंदन विपक्षी पार्टी का, क्योंकि पहली बार एक नैरेटिव पूरे विश्व भर में क्रिएट हुआ कि हिंदुस्तान एक साथ इकट्ठा खड़ा हुआ है।
सारी पार्टियों ने अपने मतभेद बाजू करके जो है एक साथ एक पायदान पर आए, क्योंकि देश की जब बात आती है तो मतभेद जो है एक बड़ा पिक्चर होता है। लेकिन उसके बाद जब ये हुआ, जब अभिनंदन लौटे, पाकिस्तान को एक नैरेटिव क्रिएट हुआ कि ये नया हिंदुस्तान है, एक ताकतवर और एक मजबूत हिंदुस्तान है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन इसके बाद जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ अभिनंदन के, हमारे जो वीर जवान जिस पर हमें गर्व है, जो देश को जिन्होंने जिसके चलते पूरा देश जो है नजरें बिछाए बैठा था, मुझे याद है आज भी वो दिन। तो उनके आने के बाद कुछ सरगर्मियां, कुछ राजनीतियां इस किस्म की हुई है कि सारे जो है सियासी दल जो है इसमें अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये काम जो है हिंदुस्तान एयरफोर्स का है और इसके लिए हम सब गौरवशील है और इसमें हम सबको क्रेडिट देते हैं। इसमें हम किसी क्रेडिट नाकारने का हमें कोई अधिकार भी नहीं। लेकिन उसके बाद जो बयान आ रहे हैं येडियुरप्पा जी का हो या अन्य बयानात हो कि भाई अभी हमें हमारी मंजिल आसान है, तो मैं ये पूछता हूं कि शहीदों के नाम पर राजनीति करना मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं योग्य नहीं, क्योंकि मुझे इससे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गलत मैसेज जाएगा। और एक जमहूरियत में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अपने विचारों को और जो किया गया काम, जो हमारे सैन्य दल हो, जो एयर स्ट्राइक था, उसको कहीं ना कहीं हम स्केल डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी विक्ट्री हमने पहली बार देखा। पाकिस्तान हताश हुआ क्योंकि उसके अपने जो समर्थक है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, हमने देखा अलग थलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान अकेला पड़ गया जिसमें कोई उनके साथ खड़े नहीं हो रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पूरे विश्व के सामने क्रिएट किया। लेकिन उसमें फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां उसका श्रेय लें, उस पर रैलीज करें, उस पर बोर्ड्स लगाए, उस पर होर्डिंग्स लगाए और उस पर यह कहे कि भाई हमने किया है। तो मैं पूछता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी क्या सीमा पर हमारे सैन्य बल अपनी कुर्बानियां देते, अपने परिवार को छोड़कर तमाम परिस्थिति और परेशानियों को झेलते हैं, तमाम क्लाइमेटिक कंडीशंस का सामना करते हैं और देश की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, तो हमें क्रेडिट उन्हें देनी चाहिए। आसिफ जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें क्रेडिट जो है वो फिलहाल सेना को देना चाहिए और इस क्रेडिट के बारे में हम और आपको जरूर आपको और समय मिलेगा बात करने के लिए। लेकिन उसके पहले हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट है, जिसमें ब्रिगेडियर हेमंत महाजन भी मौजूद है। हेमंत महाजन जी, आपको सवाल सीधे यही है कि जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है, इसके ऊपर से राजनीति चल रही है, हर कोई राजनीतिक पार्टी जो है अपनी तरह से इस पूरे वाकये को देख रही है, और ये जो पूरा वाकया घटा हुआ है हमारे सामने जो आया है, एक तरह से सेना की बदौलत है। पूरी तरह से जिस तरह से काफ़ी चुस्ती से सेना ने ये सटीक वार एक तरह से किया है पाकिस्तान के ऊपर, आपको ये नहीं लगता है कि ये राजनीति टाली जा सकती थी? बिल्कुल, राजनीति तो टालनी चाहिए, लेकिन पहले मैं 2 पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 1971 के लड़ाई के बाद पहली बार जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है ये खैबर पख्तूनख्वा में गया, यानी कि उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की और वहां पे जाके उन्होंने हमला किया। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। आपको याद होगा कि 1962 वॉर में अगर हम इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते तो उस वॉर का हालात कुछ और होना था, लेकिन उस समय की जो लीडरशिप थी वो ये डिसीजन नहीं ले पाए। सिमिलरली जो कारगिल वॉर हुआ था, जिसके अंदर हमने फैसला किया कि हम एयरफोर्स सिर्फ हमारी तरफ ही इस्तेमाल करेंगे, जबकि होना ये चाहिए था कि कारगिल के उस तरफ जो लॉजिस्टिक बेसिस थे दहशतवादियों के, उसके ऊपर अगर हम हमला करते तो उनका बहुत ही नुकसान होता और कारगिल वॉर शायद कम दिनों में खत्म होता। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है पॉलिटिकल लीडरशिप का, तो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करना ही चाहिए कि उन्होंने इतना डिसीजन लिया। क्योंकि काफी बार सवाल पूछा जाता है कि जो हमारे पास इतने बड़े वेपन्स है, क्या वो सिर्फ 26 जनवरी के परेड में डिस्प्ले करने के लिए होते हैं? क्या इनका इस्तेमाल जब जरूरत पड़े, हमारी देश की सुरक्षा धोखे में हो, तभी हम कर सकते हैं? तो ये डेफिनेटली एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन लिया था। और दूसरी बात मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ एयरफोर्स को
कि उन्होंने इस प्रकार का रूल लिया कि जब पहली बार अपने हिस्ट्री के अंदर इंडियन एयरफोर्स ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तो ये एक बहुत बढ़िया उन्होंने भी अच्छी प्लानिंग की। और अर्थात वो जो पायलट्स जो गए थे 12 मिराज के, जिन्होंने टारगेट को बर्बाद किया, तो पॉलिटिकल डिसीजन तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एयरफोर्स ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, उसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, कभी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद होगा कि 1965 के लड़ाई में जब आर्मी ने बोला कि एयरफोर्स को लाओ, तो तभी हमारे जो उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे यशवंतराव चौहान, उन्होंने डिसीजन लिया। तो ये उनकी काबिलियत थी, उनको वो क्रेडिट था, क्योंकि अगर एयरफोर्स उस समय इस्तेमाल नहीं होता तो जो पाकिस्तान के जो टैंक्स थे वो अख्तूर की तरफ बढ़ रहे थे और उन्होंने जो पुंछ राजौरी जो रास्ता है वो बंद कर देना था। वो एक वहां पे वो एक ही रास्ता था, तो ये अच्छा डिसीजन था। तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो इसमें आती ही है, क्योंकि ये एक बड़ा वेपन है। जब तक सवाल है कि आपस में झगड़ने का कि हमने ऐसे किया उसने ऐसे किया, तो उसमें मेरी राय थोड़ी सी अलग ये है कि झगड़ा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन वो किसी लिमिट के अंदर होना चाहिए। जो देश का जो डिफेंस पॉलिसी होता है, जो नेशनल सिक्योरिटी होता है, इसके अंदर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि इसलिए कि हमने कश्मीर में क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना चाहिए, चाइना के साथ कैसे डील करना चाहिए, इस विषय के ऊपर बात नहीं होना चाहिए। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी ये सब्जेक्ट अभी बहुत ही आगे आया हुआ है। इस पे बहस जरूर करिए, लेकिन ये पॉजिटिव बहस जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे खराब बात मंदा जी, मैं बोल के एक ही पॉइंट बोल के रोक लेता हूँ। तो एक पॉइंट मेरा जो आज की इमीडिएट जो महत्व का है वो ये है कि जो हमारी लीडरशिप जो बातें कर रही है, उसके फोटोज, उसके वीडियोस आज सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। अगर आप देखेंगे ये वीडियोस, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिखाने के लिए। देखिए, इंडियन पॉलिटिशियंस खुद बोलते हैं कि ये जो पुलवामा का हमला हुआ था, ये प्राइम मिनिस्टर ने जीतने के लिए किया था, या और बहुत सारे लीडरशिप है जिनको आप बहुत ही अच्छा जानते हैं। ये सब वीडियोज आप रिसर्च टीम को बताइए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे लीडर्स जो बोलते हैं, आजकल जो भी आप बोलते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है, तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये बोला नहीं है। तो ये वीडियोस पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिखाने के लिए कर रहा है। देखो, स्ट्राइक सक्सेसफुल नहीं हुआ, इंडियन लीडरशिप बोल रही है। देखो, ये पुलवामा का हमला जैश ए मोहम्मद ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने आप में ही किया। तो इस प्रकार से आज हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ये है कि हमारे जो एयर स्ट्राइक सक्सेसफुल हुआ है, इसका प्रूफ हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट करके डिक्लेयर करें, जिससे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैकलिस्ट पे चले जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया को उनके ऊपर आर्थिक बहिष्कार डालना पड़ेगा। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब हुई है, और अगर इस प्रकार का बहिष्कार होता है तो उनकी हालत बहुत ही बुरी होगी। तो हमारा पूरा एम आज पाकिस्तान के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, वर्ल्ड के लेवल के ऊपर दिखाने के लिए कि देखो, ये उन्होंने सब कार्रवाई किया हुआ है एंड दे आर एट एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये मुद्दा बिल्कुल, जैसे कि आप ब्रिगेडियर साहब आप जो कह रहे थे कि कई अहम मुद्दे आपने उठाए, लेकिन साथ साथ एक देश के तौर पर हम सभी, हर कोई देश का नागरिक, हर कोई देश का राजनीतिक दल जो है वो एक तरह से इकट्ठा होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नवीन कुमार, ये जो राजनीतिक श्रेय लेने की जो बात होती है, जो जिस तरह से हर किसी राजनीतिक दल ने ये सब कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश आपके दल की तरफ से हो रही है, क्योंकि आप सत्ता में हो और आपके नेतृत्व के दायरे में ये पूरा निर्णय लिया गया था। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो पूरा खेल चल रहा है, राजनीतिक खेल जो चल रहा है, वो कुछ सही मायने से होना चाहिए था, ना कि इस तरह से जल्दबाजी में, ना कि इस तरह से बयानबाजी में नेताओं ने लिप्त रहना चाहिए? मंदार, अगर जो है हम सेना के साथ, सेना का सम्मान, सेना का स्वाभिमान बढ़ाने की अगर बात करते हैं और उसको समझते हैं कि इससे राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, तो हमें लेना चाहिए। और अगर जो आतंकवादी के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादी की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा या फिर हाफिज सईद जैसे लोग, उनके बयानों को, उनके साथ जुड़े कुछ तथाकथित पत्रकारों के बयानों को पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद के सब जगह समर्थकों को भेजते हैं, दिखाते हैं, उनका मीडिया दिखाता है, तो ये उनको सोचना चाहिए।
मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, बाजन साहब ने, मैं उनको सुन रहा था कि भाई आतंकवाद से लड़ने के लिए ये बात सही है कि जब मुंबई में था, आपको भी याद होगा, आप भी मुंबई में होंगे, 26/11 हुआ होगा, 26/11 में 186 से भी ज्यादा लोग हमारे मारे गए थे और आतंकवाद के उस समय यही सेना थी, यही बंदूकें थी, यही गोलियां थी, यही हथियार थे और किसी ने सोचा नहीं। और क्यों नहीं सोचा उसकी सरकार ने कि जाके पाकिस्तान में जिसके बारे में इतना कुछ बोला कि उसके कबूतर को भी मारा है। मैं आज कहता हूं कि आज से 10 वर्ष बाद यही सेना, वही हथियार, वही बंदूकें, वही गोलियां, हमने जाकर के पॉलिटिकल विल दिखाई, सेना के साथ खड़े हुए। मेरे सेना के जवानों के शौर्य को कम मत करो, उन्होंने मारा। सर्जिकल स्ट्राइक की पहली बार जब उड़ी हुआ, आतंकवाद के ठिकानों को वो जाकर के मार के आए, जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है। उसके बाद जब दोबारा गए तो हमने पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से आगे जाकर के खैर पख्तून, जो इमरान खान का क्षेत्र है, जहां पर बालकोट के अंदर आतंकवादी जैशे मोहम्मद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है, उसको ध्वस्त कर दिया। वहां की पाकिस्तान की नहीं बल्कि वहां के पाकिस्तान के लोगों के आई विटनेस सभी चैनलों ने चलाया, अमेरिका ने, यूएस ने, यूके ने, सबने दिखाया, बड़े बड़े बोर्डों पर चल रहा था कि 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, वहां के आई विटनेस ने बताया। उस समय तब किसी ने जाकर के वहां चेक नहीं किया। पाकिस्तान की सरकार ने उसके बाद जाकर के 4 दिन बाद जब सफाई कर ली, तब किसी मीडिया को ले आकर के दिखाया, उसको आप कोट करेंगे, आप सेना का मनोबल डाउन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आतंक, हम सेना के शौर्य को बता रहे। आपने देखा होगा मंदार, अभी ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी ने, या फिर जो है महबूबा मुफ्ती और सब ने, सिंगल लाइन का ट्वीट था कि एयरफोर्स ने 26 तारीख को जो अटैक किया है पाकिस्तान में, उसका हम सराहना करते हैं। आप 24 घंटे ट्विटर के ऊपर ना जाने कितनी गालियां लिखते हो मोदी जी को, आप कितनी गालियां लिख रहे हो, सबूत मांगने के लिए। आपने सेना के लिए नहीं है, क्यों नहीं शौर्य बनाने के लिए सामने आए, क्यों नहीं अगर आज देश के अंदर सेना का सम्मान करने के लिए आपने किसे नहीं रोका? मैं ये कहना चाहता हूं, एक सेकंड नवीन जी, इसलिए बताना चाहता हूं कि आतंकवाद के साथ तो आप लोग खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं इस मंदार, देखिए मेरे को बता रहे तो मुझे बताना पड़ेगा। आतंकवाद के साथ इसलिए खड़े हैं ये लोग क्योंकि बार बार इनसे हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद इनके पीछे थपथपा रहा है और हम सेना का सम्मान बढ़ा करके उनको मारने के लिए जा रहे हैं। जिन कांग्रेसियों की सरकारों ने हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं दी, मेरे जवान शहीद हो गए। राजनीति यही से शुरू होती है ना, राजनीति यही से शुरू होती है। जब फौज की बात आती है, जब आप कह रहे हो कि नवीन जी एक सवाल लेंगे, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का हम जरूर सुनेंगे आपकी भी, लेकिन एक सेकंड आसिफ बामला, एक सेकंड। सवाल ये उठता है कि फौज की जब बात आती है तो सब जो राजनीतिक दल है अपने अपने तरीके से, नहीं एक सेकंड आसिफ बामला, आपको सुनना पड़ेगा। एक सबसे अहम सवाल आपको करना है कि जैसे कि इन्होंने कांग्रेसी के ऊपर एक ये आरोप किया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इतने दिनों में, कई सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन अगर उदाहरण की बात करें, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया था कि एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए। अब पॉलिटिकल विल जबकि इस बार दिखाया गया है, लेकिन इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी, एनडीए सरकार थी, तब नहीं दिखाया गया था, वो भी उन्होंने बताया, क्योंकि उनका कहना था कि उस समय एयरफोर्स अगर जाती तो कुछ अलग हो जाता। लेकिन करगिल के वक्त भी हमने वो नहीं किया, लेकिन उसके पहले भी अगर दाखिले दिए जाए तो इसी तरह के निर्णय आगे पीछे हुए हैं। 62 का उन्होंने एक उदाहरण दिया था और बाद में उसके बाद 71 में इंदिरा जी ने पूरा नक्शा बदल दिया था। तो ये जो बातें होती है, इसमें जरूर पॉलिटिकल लीडरशिप की एक अहम भूमिका है, लेकिन सेनाओं को इसमें घसीट कर लेना कितना लाजमी है? आसिफ बामला, सेनाओं में इसमें घसीटना कितना लाजमी है? देखिए पॉलिटिकल विल और बल पहले भी था। यूपीए के लिए पाकिस्तान और आतंकवाद कोई नई चीज नहीं थी। आतंकवाद तब भी था, आतंक तब भी हुए, पार्लियामेंट पर भी हमला हुआ, यूरी हुआ, तमाम चीजें हुई, आज भी वही हो रहा है। तो हमारा दुश्मन न्यूमेरो यूनो अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। ये हमें पता है और हमें हिदायत की जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ, माना कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक अहम किरदार अदा किया तो उसकी सराहना भी सबने की और उनका साथ भी सबने दिया। जब पहली बैठक हुई संयुक्त, सारे पक्षों के लोगों ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि भाई आप निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं, और वहीं प्रधानमंत्री जी ने सुरक्षा बल के लोगों को कहा कि आप निर्णय लीजिए, हम आपके साथ हैं। तो इस किस्म से एक अच्छा नैरेटिव क्रिएट हुआ। लेकिन वो होते होते आज जो स्टेटमेंट आया हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से कि भाई हमने तो कोई ऐसा फिगर कोट नहीं किया है
कि भाई 350 में 350 मरे हैं या 400 मरे, तो ये एक फिक्टिशियस फिगर्स जो ये कहां से दिया गया, ये जिंगोइज्म है या क्या, ये मुझे पता नहीं। एक सेकंड आसिफ बाबला, एक सेकंड आया है, आसिफ बाबला, एक मिनट के लिए रुकाऊंगा आपको। एक सेकंड एक अहम मुद्दा है। नवीन जी आप भी रुकिए, आसिफ एक गुजारिश है नहीं बिल्कुल आपको समय मिलेगा दोनों को, लेकिन एक अहम मुद्दा आसिफ जी ने जो उठाया है उसमें उसका सवाल पूछना है ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपसे, क्योंकि जब लगातार इस तरह के मुद्दे आते हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को अब उछाला जाएगा, उसके ऊपर राजनीति की जाएगी। आने वाले दिनों में जब जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो सारी पार्टियां इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। अब ऐसे हाल में कितना लाजमी है इस तरह के मुद्दे उठाना, जबकि ये जो मौतें हुई थी वहां पे, या मौतें जिस तरह से अटैक किया गया था, एज ए नेशन हम लोग ने इस अटैक के ऊपर किस तरह से भूमिका लेनी चाहिए, एज ए राजनीतिक दल हमने किस तरह से इन अटैक के प्रति हमारे बयान देने चाहिए, क्योंकि क्या ये आंकड़े पूछना सही बात है? देखिए, जब तक सवाल है कि आंकड़े कितने मारे गए, क्या एग्जैक्टली हुआ, इसके बारे में मैं इतना ही आपको बोलना चाहूंगा कि जब एयरफोर्स की वहां पे रेड हुई थी, जो उनके एयरक्राफ्ट वहां पे गए थे, तो एयरक्राफ्ट के नीचे कैमरा लगा होता है, उसकी फोटोग्राफ ली हुई है। इसके बाद ये टोटली एक 12 एयरक्राफ्ट का एक ये पैकेट था, इसके जो पीछे वाले एयरक्राफ्ट थे इन्होंने भी इसकी फोटोग्राफ ली हुई है। इसके बाद जो सैटेलाइट फोटोग्राफी है वो अवेलेबल है कि टारगेट की पहली शक्ल क्या थी और हमला होने के बाद शक्ल क्या हुई, ये भी अवेलेबल है। जब हमारे एयरफोर्स के चीफ ने जब ये बोला कि हमें जो टारगेट दिए गए थे वो पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गए, क्योंकि रात का 3 का समय था, 3:30 का समय था, इस समय सभी सो रहे थे, तो जो अंदर थे वो या तो मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। तो इतना ही नहीं, तो इसके बाद रेडियो इंटरसेप्ट भी आए हुए हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली क्या नुकसान हुआ इसके बारे में पता लगता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रकार के जो प्रूफ है ये पॉलिटिकल पार्टीज को देना चाहिए कि वो मांग रहे कि बताओ। देखिए ये कोई आईपीएल का क्रिकेट मैच नहीं है कि जिसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री होनी चाहिए, इसने लेफ्ट स्पिन किया, राइट स्पिन किया। ये एक युद्ध चल रहा है, तो इसलिए कोई भी जो बात होती है वो एक सही समय के ऊपर की जाती है। अभी सही समय क्या है, मैं मेरी खुद की एक राय देता हूं। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब जो एविडेंसेस हमारे पास है, जो इसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, ये हमने देने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें से 3 हमारे साथ है, सिर्फ चाइना और रशिया हमारे साथ नहीं है। और उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि जैश ए मोहम्मद को एक अंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी संगठन करके नॉमिनेट किया जाए और जैश ए मोहम्मद का चीफ को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दहशतवादी हो गया। तो अगर ऐसे होता है तो उसके बाद बड़ी नेक्स्ट स्टेप होगी कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, वो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखा हुआ है। और आज ही की एक न्यूज आई थी कि उनको 2018 के अंदर 8,707 ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मिले। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग दहशतवादी गठों को पैसा दिया जा रहा है। तो हमारा एम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जो अभी ग्रे लिस्ट के अंदर है वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, जिसके ये होने के बाद पूरी दुनिया को उनके ऊपर आर्थिक बहिष्कार। एक छोटा सवाल है हेमंत जी आप ही को एक सवाल है छोटा सा। आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में ये सब सबूत देने चाहिए, ना कि पब्लिक स्फीयर में, ना कि तुरंत किसी ने मांगा तो इस तरह से आईपीएल मैच की तरह सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस में इस तरह के जो सटीक सबूत होंगे, ये सबूत समय सीमा में अगर देखेंगे तो कितने समय में आने वाले ये सबूत पेश किए जाएंगे? देखिए, अभी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कब हो रही है इसका तो डेट मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा इतना ही है कि अगर हमारे पास सबूत है, जो कि है, उसके बारे में मुझे कोई भी शक नहीं है, तो ये दिए जाएंगे उनके सामने। क्योंकि अगर आप पहले देते हो तो पाकिस्तान उसके ऊपर काउंटर करने के लिए बोल सकता है कि ये रिजोल्यूशन ठीक नहीं है, ये कैमरा ठीक नहीं है, ये लेफ्ट से राइट किया था, मतलब तो ये अगर वहां पे आप सबके सामने देते हो तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट उसमें मिलेगा। और
उतना ही नहीं तो ये जो वर्ल्ड बॉडीज जो है उनको भी अलग अलग करके आपको ये इसके बारे में ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। यानी कि मेरे अंदाज से ये होगा। अभी मैं तो मतलब रूलिंग पार्टी में तो हूँ नहीं, तो लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो योग्य समय इसका निर्णय लेगी। उसमें मुझे कोई शक नहीं है। कब होगा ये तो नहीं पता, बट होगा इतना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर करवाने का है। आज बात ये हुई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब हालत में है। अगर आपने देखा होगा कि ये जो अटैक हुआ था उसके बाद उनकी सब इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई है। कराची उनका एक ही बंदर है जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वहां पर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो पाकिस्तान का रुपया है वो लास्ट 6 महीने में सबसे लोएस्ट में पहुंचा हुआ है। उनके ऊपर कितना लोन पड़ा हुआ है इसके बारे में तो आपने शायद डिस्कस किया ही होगा। तो इस समय के ऊपर अगर हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालते रहते हैं और इंटरनेशनल वर्ल्ड ओपिनियन के ऊपर भी दबाव डालते हैं, तो हमारा जो मुद्दा है कि पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सर, जी बिल्कुल आइसोलेट बिल्कुल हो चुका है पाकिस्तान लगभग, और इसे आगे बढ़कर इकोनॉमिकली भी आइसोलेट करना चाहिए जैसे कि आप कह रहे हो। लेकिन साथ साथ कई सवाल उठते हैं। कुर्बान अली हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। कुर्बान अली, सवाल जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इसके पहले कांग्रेस ने भी युद्ध को लेकर राजनीति की थी या फिर उसका एक तरह से श्रेय लेने की बात है? एक तरह से 1971 में एक सेकंड आसिफ मामला आपको समय दिया जाएगा, लेकिन 1971 के बाद कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ था। अब अगर बीजेपी इसका फायदा उठाती है तो इसमें गलत चीज क्या है, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर युद्ध जैसी चीज़ से कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान का डिवीज़न कराया था, बांग्लादेश का निर्माण कराया था और पूरी दुनिया ने उस वक्त में भारत का समर्थन किया था। पाकिस्तान अपने 93,000 कैदियों को छुड़वाने के लिए इंदिरा गांधी के सामने एड़ियां रगड़ रहा था और शिमला एग्रीमेंट के बाद वो अपने 93,000 युद्धबंदियों को छुड़ा पाने में कामयाब हो सका। तो सवाल ये है कि आपकी पॉलिसी क्या है। अगर आपकी पॉलिसी ये है कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकें डिप्लोमेटिकली और दूसरे तरीक़ों से, तो आपकी कामयाबी है। आपके साथ पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी खड़ा होना चाहिए। और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि आज मजाक बन रहा है हिंदुस्तान का, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप पॉलिटिकल फ़ायदा उठाते हो तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जी नवीन कुमार, जिस कदर से जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़कर एक हर कोई जानता है ये किस तरह का निर्णय प्रक्रिया होती है, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर, और उसके लिए सभी, जैसे कि आसिफ बामला ने थोड़ी देर पहले बताया था कि सभी राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन किया हुआ है। लेकिन ऐसे हाल में आगे जाके अब चुनाव नजदीक है, बीजेपी के कई नेता ऐसे अलग अलग तरीके से जा रहे हैं, खुद मनोज तिवारी लिबास में जा रहे हैं मिलिट्री के। तो आपको लगता है कि ये सब चीजें जो है वो टाली जा सकती है? मंदार, 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कहा। मैं उनको बता दूं कि आपको जब 26/11 मुंबई में हुआ था, पूरी पॉलिटिकल पार्टी ने समर्थन दिया था यूपी की सरकार को और कहा था कि सबूत भी नहीं मांगे थे। क्या क्या इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की ना, पाकिस्तान के अलावा किसी आतंकवादी को नहीं मारा ना। और अभी मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे 71 के अंदर मान लिया कि आपने युद्ध जीता, भारत के सैनिकों ने शहादत दी, भारत के सैनिकों ने, और युद्ध जीतने के बाद आपने किया क्या? पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया। भारत के सैनिक अभी भी बंदी हैं। भारत के सैनिकों को छुड़ाने के बारे में नहीं सोचा गया। 73,400 किलोमीटर की जगह पाकिस्तान ने कब्जा कर ली, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। पाकिस्तान के अंदर आपने पूरा जो हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में है वो तक भी वापस नहीं लिया गया। और उसके बाद कहते शिमला समझौता। ऐसा कौन सा समझौता है भाई? शहादत देकर के हम ये केवल ये फतवा जारी करें कि हम केवल सैनिकों को हमने छोड़ दिया और हम बच करके आ गए, हमारे सैनिकों ने शहादत दे दी, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं हुआ।
कोई सवाल भी ना पूछे इनसे। अगर ऐसे युद्ध जीतना है तो मैं समझता हूं ऐसा युद्ध जीतने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आज डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिबिया में कैद कर दिया नरेंद्र भाई मोदी की डिप्लोमेसी ने। ईरान अपने तरफ दीवार बना रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कोई रास्ता बंद करने की तैयारी कर रहा है। आज ही उसने घोषणा करी ईरान ने। यह किसकी वजह से? आज देश का पूरा विश्व साथ में खड़ा है और आप कहते हैं कि सबूत दे दे। पूरा विश्व मानता है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है और आतंकवादियों को भेज रहा है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में भेज रहा है वो आतंकवाद। और यह बात खुद परवेज मुशर्रफ ने मानी इंटरव्यू में, कहीं दूर मत कही, जो उनका राष्ट्रपति है। F-16 को जैशे मोहम्मद के दबाव में यूज किया और F-16 फाइटर को जब हमारे मिग ने एक कैप्टन अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन ने उसको गिरा दिया, अगर यकीन मानिए उसके अवशेष भारत में नहीं मिलते तो ये लोग उसके भी सबूत मांगते। ये कहते हैं कि तुम ये बताओ कि F-16 का सबूत दीजिए। जब बिना आवेदन बिना निवेदन के भारत सरकार की कूटनीति के कारण अभिनंदन को वापस लेकर के आए, तो क्या हम शौर्य गाथा अपने जवानों की नहीं गाए? अगर हम साथ में खड़े तो दूसरे पॉलिटिकल दल को किसने रोका? क्या आप कहते हैं कि हम सब साथ में हैं, आपको सम्मान करना चाहिए था? किसने कहा सम्मान नहीं करना चाहिए? आप सम्मान नहीं करेंगे, आतंकवादियों के साथ में खड़े हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। ये जितनी तड़ा, और सिद्धू कहते हैं कि पाकिस्तान में जाकर के एयरफोर्स के जवान पेड़ गिराने गए थे। आतंकवादियों के संग कोई खड़ा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। आज देश के अंदर आतंकवादी अलगाववादियों के समर्थन में किसी ने समर्थन नहीं कहा। आपने एक बार नहीं कहा जब अलगाववादियों की सुरक्षा वापस ले ली, जो पाकिस्तान की बता दें आपको, या उनका रेड कॉर्पेट जो मिला करता वापस ले लिया, आपने उनको एक बार नहीं कहा कि बहुत अच्छा क्या सरकार। आप एक बार रुके एक सेकंड सुनेंगे उनकी बात, आपको जवाब देने के लिए वक्त मिलेगा। चाहिए उनको जो फांसी पे चढ़ा देना। नवीन जी कई मुद्दे हैं, नहीं एक सेकंड नवीन कुमार आपने कई सारे मुद्दे उठाए, एक एक मुद्दे को हम बात करेंगे, नहीं चर्चा करते हैं ना, चर्चा करते हैं। नवीन जी चर्चा करते हैं। आपने कई सारे मुद्दे, कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं विपक्ष के ऊपर। विपक्ष को ही सवाल है, आसिफ बामला, आपको लगता है कि क्या एक तरह से विपक्ष जो है इस पूरी चाल के बाद, खास करके जो घटना घटी है, बौखला गई है? विपक्ष जो है वो बौखला गई है क्या? देखिए नवीन कुमार जी, मैं यहां बताना चाहूंगा सबसे पहले कि अकेले आप केवल देशभक्त नहीं हो, हर पार्टी और तमाम देश एक साथ है। और मैं आपको यही बता दूं कि ये एक पहली बार है दुनिया देख रही है कि सारी हर कौम के लोग, चाहे वो अखिलियत के लोग हो, अगर आपको पता है कि जिस दिन ये स्ट्राइक्स हुए, मुझे कहने दीजिए कृपया करके नवीन कुमार उनकी बात तो सुनिए, उन्होंने सुन ली थी आपकी बात, आप भी सुनिए थोड़ा। मंदार, मैंने हिंदू मुस्लिम का कोई शब्द नहीं लिया, ये अभी मुसलमान को लेकर के बीच में आ गया अकलियत की बात। नहीं, बात कोई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। करेक्ट करिए, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात बिल्कुल आपने नहीं कही थी। करेक्ट, आपने विपक्षों को, आपने विषय ले रहा हूं यहाँ। नहीं आसिफ जी, उनका कहना यह है कि विपक्षी दल जो है वो पाकिस्तान को, कहना चाह रहा हूं कि नहीं उनके विपक्ष की जो चालें है, विपक्ष के जो सवाल है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अपना समय दीजिए प्लीज। नहीं आसिफ जी आप बोलिए ना, आप ही को तो सवाल पूछ रहा हूं मैं। देखिए मैं आपसे ये इनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जमहूरियत में विपक्ष को अधिकार है प्रश्न करने का। इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवाद के साथ है या देश के खिलाफ है। भाई विपक्ष का भूमिका है कि भाई हम ये बात सिद्ध करें जो आज एयरफोर्स चीफ ने कहा कि भाई 350 का, नहीं 350 का। देखिए मुझे आप प्लीज आप हैकल ना करें, नहीं बात कीजिए, इत्मीनान से बात कीजिए। आसिफ बामला आप बात कीजिए, आप बात कीजिए। नवीन जी थोड़ा आप सुनिए थोड़ा। 350 का आंकड़ा, नहीं मंदार जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा। मेरी गलती हो तो मुझे बताइएगा। 350 का जो आंकड़ा है, आज एयरफोर्स चीफ ने कहा कि भाई ऐसे कोई आंकड़ा नहीं है। तो हम पीठ थपथपाकर विश्व में अपने आप को, जो इतनी हमने प्रसिद्धि हासिल की, पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए, पाकिस्तान को उनकी औकात, उनकी हैसियत दिखाई। हमने दिखाया पाकिस्तान को कि ये हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, ये ऊर्जावाद हिंदुस्तान है। और तो ये एक मजाक ना बने और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ सत्ताधार पार्टी को नहीं है। सिद्धू की निंदा करिए, नवजोत सिंह सिद्धू की, कांग्रेस के नेता है, पार्टी की जिम्मेदारी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो या अन्य हो। और आप ये कहें कि भाई हमारे इस आक्रमण से हमारी 25 सीटें बढ़ जाएगी, अभी हमारे लिए लोकसभा का मंजिल आसान हो जाएगा, तो मैं कहूंगा शहीदों के नाम पर सीटें आप रख लो, पाकिस्तान का सफाया कर दो, इतना काफी कर दो। हमें तो वही चाहिए। बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप शहीदों का नाम
और शहीदों की बलि को आप अपने सियासी बिल्कुल नहीं करेगा आप जैसे लोगों को बर्दाश्त। जो आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है उसको देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किस तरह से समर्थन कर रहे हैं आतंकवाद को विपक्षी दल? नहीं, नवीन कुमार आप काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से विपक्षी दल आपका कहना है कि आतंकियों के साथ खड़े हैं? ऐसे तो कोई नहीं खड़ा रह सकता है देश में, इस देश में रह के आतंकियों के साथ कोई खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए खड़ा है आतंकवादी। अगर आपको सवाल किए गए नवीन कुमार अगर आपको सवाल किए गए लोग देशद्रोही बन जाते हैं, आपको सवाल किए गए तो आप कहते हैं कि आतंक के साथ खड़े हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं इसका, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं सुनिए कैसे खड़ा विपक्ष आतंक के साथ कैसे खड़ा है, इसका जवाब सुन लीजिए साहब। लश्कर-ए-तौबा, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की सरकार एक के बाद एक बात कर रही है। माफ कीजिएगा एक सेकंड। लोग बोल रहे हैं, वही केजरीवाल बोल रहे हैं, वही कांग्रेस। आसिफ बामला आपको बता दें कि मेरे के हम एक दूसरे से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ जस्ट तू मैं होती है। तो थोड़ा सुन लेते हैं, सुनने की आपको समय मिलेगा। आप इत्मीनान से सुनिएगा और उसके बाद आपको भी बात करने का समय मिलेगा। लेकिन जो आरोप नवीन कुमार लगा रहे हैं उसके ऊपर हम सवाल कर रहे हैं उनको। नवीन कुमार, इस तरह से पूरे देश में अगर आपको कोई सवाल करता है कि चूंकि आप सत्ता में हो तो आप उन लोगों को देशद्रोही या फिर इस तरह से आतंकियों के साथ खड़े, इस तरह से गंभीर आरोप क्यों करते हो आप? मैं अगर गलत हो तो मेरी गर्दन काट देना, मैं बार बार कह रहा हूं। गर्दन काटने का तो कोई हमारा संस्कृति है नहीं। मैं कह रहा हूं जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौबा, अरे सुनो मंदार भैया, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौबा, पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी जो भाषा बोल रही है वही कांग्रेस के नेता, वही नवजोत सिंह सिद्धू, वही ममता बनर्जी, वही जो है अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, सपा बसपा के लोग बोल रहे हैं। तो मुझे बताइए इनको क्या कहना चाहिए? ये आतंक के समर्थन में है, आतंक के विरोध में है? आतंक का मैं आप सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर का ऑडियो रिलीज हुआ है, ऑडियो वीडियो सबके सामने नजर में आया, सारे चैनलों ने चलाया है, जिसमें वो कह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एयर अटैक करिए, हमको बर्बाद कर दिया, हमारा हेडक्वार्टर खत्म कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। वो क्यों कह रहा है भैया? क्या कर दिया वहां पे? क्या पेड़ गिराने गए थे तब? एक सेकंड। वो कांग्रेस की जो बौखलाहट यहाँ पे छटपटाहट है वो वहां पे बौखलाहट है, वो आतंकवादी संगठन को बौखलाहट है, पाकिस्तान की सरकार की बौखलाहट है। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये लोग आतंक का साथ ना दें, अलगाववादियों के साथ ना दें, देश की सेना के साथ, देश की जनता के साथ खड़े हों। नहीं, कुर्बान अली, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष है वो आतंकियों के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह से नवीन कुमार इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं? मंदार जी आसिफ जी एक सेकंड, आपके पास आता हूं मैं, आपके पास आता हूं। जॉर्ज बुश, कुर्बान अली बताइए। ये वही तर्क है जो इराक युद्ध के वक्त में जॉर्ज बुश दिया करते थे कि या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे विपक्ष में हैं। इस देश में ये स्थिति पहली बार नहीं हुई। 1965 का युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, किसी ने उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाया। 71 का युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी को वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा और पूरी तरह से उनके साथ थे, उन्होंने भी कोई सवाल नहीं दिखाया। लेकिन अब अगर कोई स्थिति ऐसी है कि जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाएं तो उसका जवाब ये आता है कि नहीं साहब, आप जो है वो आतंकवादियों के साथ खड़े। यानी लोकतंत्र में डिबेट, डिस्कशन, रीजन, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं उसको मान लिया जाए और उस पर सवाल न खड़े किए जाए, तो फिर आप इस मुल्क में सेंसरशिप लगा दीजिए जो इमरजेंसी में हुआ था। ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। ये इस तरह की बेहुदा बहस वो लोग चलाते हैं जो ना तो लोकतंत्र का मतलब जानते हैं और ना ये जानते हैं कि पिछले 70 सालों में तीसरी दुनिया के देशों में अगर अकेला एक कोई भारत देश है जो जिसमें कि ना तो कभी सैनिक शासन रहा, ना कभी इमरजेंसी के 19 महीनों को छोड़ दीजिए तो कभी तानाशाही रही, और यहाँ सब लोगों ने संकट के समय में एकजुटता के साथ में सरकार का, सेना का समर्थन किया है, मनोबल बढ़ाया है। लेकिन सरकार का समर्थन करना अलग बात है और सेना और सैनिक बलों का समर्थन करना एक अलग बात है। आज तक मैं समझता हूँ कोई भी वो पागल ही होगा जो सैनिकों पर, वायुसेना पर, अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाएगा। लेकिन हाँ, सरकार जिन लोगों को चुना गया है वो 5 साल का उनके पास ठेका नहीं आ गया है, कोई पट्टा नहीं है कि साहब इस 5 साल में हमसे कोई सवाल न किया जाए। प्रधानमंत्री पिछले 5 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं,
कभी ठीक है, विदेश वो जाते बात हुए अलग है। अपने साथ प्रेस को नहीं ले सबसे जाते अहम हैं। मुद्दा कुर्बान कभी अली जो प्रेस आप के कह रहे हो सवालों कि का जवाब नहीं देते हैं। लोकतंत्र है जिसमें कुर्बान चर्चा साहब, होना चाहिए, मेरे जिसमें को बताइए, आपने एक सेकंड सही कहा। एक सेकंड नवीन जी माफ कीजिएगा, समय की कमी है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यही है कि सवाल कुछ किए जाएंगे जरूर, लेकिन साथ साथ तो उन सवालों को इस तरह से ना कीजिए जिसकी वजह से हमारे देश की आगे जाके बदनामी हो, और साथ साथ ये भी बहुत ही संजीदगी के साथ हमने सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूरे फोर्सेस है, एक तरह से जो भी हवाई दल हो या थल सेना हो, हर कोई हमारी जो सेना है उसकी जो कुर्बानी होती है, जो शहादत होती है, उसे भी हमें सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अहम मुद्दा है कि सभी राजनीतिक दलों ने इसके आगे अगर हो सके तो इसके ऊपर राजनीति करना टालना चाहिए, क्योंकि जिस कदर हर कोई एक राजनीतिक दल जो है इसके ऊपर राजनीति करना चाहता है, वो राजनीति आगे जाके हमारे सेनाओं के लिए भी घातक हो सकती है। फिलहाल हम यहीं पे रुकते हैं और नेशन नाउ में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बने रहिए मेरे नाउ के साथ।